नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ अमृता। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। आज बात प्रवर्तन निदेशालय के सनसनीखेज खुलासे की। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को अचानक प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगा दिए हैं। निदेशालय ने दावा किया है कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप महादेव के प्रमोटरों ने ये राशि मुख्यमंत्री को पहुंचाई है। इससे पहले रायपुर में एक इमारत के बेसमेंट में खड़ी काले रंग की कार से प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए की नगद राशि भी बरामद की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में फॉरेंसिक एनालिसिस और पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा दिए। प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा है कि अगर मैं किसी से पीएम का नाम लेने को कहूं तो ईडी पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि हार सामने देखकर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई सक्रिय हो गए हैं। बघेल और रमेश के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। इन राज्यों में भाजपा की सत्ता नहीं है, फिर साजिश कौन रच रहा है? ईरानी का कहना है कि मामला वर्ष 2022 से चल रहा है। इन तमाम आरोपों के बीच सवाल यही है कि अचानक केंद्रीय एजेंसियां चुनावी राज्य में क्यों सक्रिय हो गई हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, क्या ये चुनावी हथकंडा है? तो देखिए, जिस तरह से 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला और उससे पहले ही एक बार फिर राजनीति महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है। चलिए आपको सुनाते कुछ प्रतिक्रिया। सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? तो देखिए, लगातार महादेव ऐप को लेकर जिस तरह से 508 करोड़ का जो आरोप छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लगा है, उसके बाद से सियासत लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से जो रिएक्शंस है वो देखने को मिल रहे हैं। आज इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनुभव शुक्ला जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, वासु शर्मा जी बीजेपी से, तजेंद्र तोड़ेकर जी आपसे और अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या होता है कि पहले चरण के मतदान से पहले ही एक जिन प्रकट होता है छत्तीसगढ़ में और सीधा आरोप भूपेश बघेल पर लग जाता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर? देखिए, जिस प्रकार से ये बयानबाजी चल रही है और ईडी के वकील ने जिस प्रकार से बयान दिया है, उसके बाद से मामला गरमाया है। अब इसमें जो सवाल उठे हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने जो सवाल उठाया है, वो भी काफी लाजमी है कि अगर उनके कहने पर किसी का नाम लिया जा सकता है फिर कार्रवाई हो सकती है। एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है यहाँ पर कि ये रैकेट चल रहा था और लगातार इसमें ईडी ने जो कार्रवाइयां की है उसमें पैसे बरामद हुए हैं। और ये भी एक सत्य बात है कि जब इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइज गैंग काम करता है
तो उसके ऊपर जो है सो बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। अब वो सफेद पोश चेहरे कौन है कौन नहीं है, ये डिबेटेबल इशू हो सकता है जब ईडी पूरे एविडेंस के साथ कोर्ट में मामले को रखेगी और कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेती है, उसके बाद कन्विक्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि राजनीति अपने चरम पर है, और ये भी इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें सत्ता का संरक्षण कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से होता है। लेकिन अवधेश जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं, ईडी ने अब तक 5 करोड़ रुपए सिर्फ जब्त किए हैं और मामला 538 करोड़ तक का बताया जा रहा है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। 508 करोड़ का एक बड़ा मामला छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले गरमा रहा है। किस तरह से राजनीतिक विश्लेषण किया जा रहा है इसका? देखिए, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि ये जो सत्ता वाला इशू है वो आज से नहीं चल रहा है, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मैंने आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता के कारण डीजीपी तक को बदल दिया गया। उसके बाद भी सत्ताबाजी का जो खेल है लगातार जारी रहा है। तो सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं इनको संरक्षण मिलता रहा है, और वो भी सत्ता के द्वारा ही संरक्षण मिलता रहा है। अब उसमें से वो कौन व्यक्ति है जो संरक्षण दे रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और ईडी ने अभी जैसे जिस हिसाब से सीधे आरोप लगा दिया है, हम और आप जैसे जनता तो यही समझती है कि इसमें कुछ ना कुछ तथ्य होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, उसका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। क्योंकि कन्विक्शन रेट अगर ज्यादा रहता तो सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति कह सकता कि ईडी ने जो लगाया है, आरोप लगाया है, वही सही है। चलिए वासु जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी लगातार सक्रिय हो गई इस पूरे मुद्दे को लेकर, कई सवाल जो है कांग्रेस पार्टी पर उठाए जा रहे हैं, इसमें ये जानना चाहूंगी, जब इसके पूरे जब ये पूरा शुरू वहां से हुआ है, दुबई से इसकी शुरुआत हुई है, तो राज्य का इसमें क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है? जी अमृता जी, भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बहुत समय से उठा रही है। हमने तो आरोप लगाया कि महादेव ऐप्स के मामले में बड़ा वो हुआ है, बड़े पैसे के गबन। आरोप तो कई दिनों से लग रहे थे, लेकिन ईडी काफी ऐन वक्त में सक्रिय हुई है। और भूपेश बघेल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, सीआरपीएफ को जो विशेष विमान पहुंचा था छत्तीसगढ़ में, कहीं उसमें से तो यही पैसा नहीं आया है। अब ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी आरोप लगा सकती है। वो ना तो उनको देश के आर्मी पर भरोसा है, ना तो वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके सबूत मांगते हैं। तो उस विषय में मत जाइए अमृता जी, इन लोग किसी ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, अपने देश के आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं करते। आर्मी को इनके नेता गाली बकते हैं। मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आपके भिलाई दुर्ग में रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर नाक के नीचे इतने बड़े सट्टा ऐप को हजारों करोड़ का बना देते हैं, और आपकी पुलिस और आपका प्रशासन इस बात की जानकारी नहीं लग पाता। या तो आपकी मिलीभगत थी या तो आपकी जानकारी नहीं थी। ये दोनों विषय में जवाब लेना चाहिए। अगर इनके नाक के नीचे ये सट्टा करोड़ों का बन जाता है, और आपको इसमें देखना होगा जब ये सट्टा ऐप बना तो ये काफी कम लोग काम कर। लेकिन वासु जी, कांग्रेस तो कई उद्योगपतियों के नाम पहले ले चुकी है, बीजेपी पर आरोप लगा चुकी है कि पैसा लेकर पूरा देश का भाग गए दूसरे देशों में, उस पर बीजेपी जवाब नहीं देती है। देखिए अमृता जी, अभी मैंने क्या कहा, आप इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, किसी राज्य में अगर इतने बड़े सट्टा ऐप वाले बैठे हैं और वहां का प्रशासन सोया हुआ है, वहां के प्रशासन को पता नहीं लगता, तो सवाल तो उठेंगे ना अमृता जी। बात यहां पर यह है, मैं तो ये पूछ रहा हूं, असीम दास जी को दुबई से भेजा गया कि चुनावी फंड की व्यवस्था की जाए, और यहां पर जब ट्राइटन होटल के नीचे कार में 5 करोड़ 30 लाख रुपए जब पकड़ाते हैं, तब ये मामला खुलता है। और अलग अलग मामले में आप जो बोल रहे थे, अलग अलग मामले में 450 करोड़ रुपए की ऊपर की रिकवरी ईडी ने की है। तो इनका, मेरा तो सीधा आरोप है कि भाई कांग्रेस बताए कि ये पैसा कहां कहां गया है। चलिए, अनुभव जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। अनुभव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम आरोप आपने सुने, आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। सर्वप्रथम आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे साथी प्रावधाओं का वरिष्ठ पत्रकारों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सेना का मजाक उड़ाते हैं। तो आपको सेना को शहीद करके वोट मांगते हैं, उरी के शहीदों के नाम पे आप वोट मांगते हैं। आपको तो जान पे और खून पे राजनीति करना आपके खून में है। खैर, आरोप प्रत्यारोप पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ 2-3 बिंदुओं पे जो बात हो चुकी है मैं उस पर
और थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि एक तो वॉइस मैसेज पे नाम लेने की जो बात कह रहे हैं, तो वो तो मैं भी अभी बोल देता हूँ किसी को कि मैंने वासु शर्मा जी को 50,000 करोड़ रुपए वॉइस मैसेज में भेजे। अनुभव जी एक मिनट इस बात को मुझे बोल लेने दीजिए। ईडी ने वॉइस मैसेज तो चार्जशीट में लिखा है। बोल लेने दीजिए। बोलिए। 3-4 दिन पहले ही राघव चड्ढा जी ने एक अपने सोशल मीडिया पे और पत्रकार वार्ता के दौरान कहा था कि ये बिल्कुल प्लानिंग और तैयारी से स्ट्रेटेजिकली इंडिया अलायंस के जो विपक्षी दल हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। राघव चड्ढा जी ने कुछ नाम भी लिए थे, जैसे झारखंड में सोरेन जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हो, केजरीवाल जी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, स्टालिन हो गए, उद्धव ठाकरे जी हो गए। इनको टारगेट करके व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मैं एक बहुत ही तर्कपूर्ण बात आपसे पूछता हूं कि अगर आप एक अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, और आपके सामने कोई साक्ष्य आता है, कोई किस्सा आता है, कोई वारदात आती है जो यदि सही है, तो आप एक अधिकारी हैं, पालन या लागू करने का प्रयास करेंगे, और यदि गलत है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। टीवी में जाके आप हल्ला तो नहीं करेंगे। बिल्कुल चालाकी से बयान जारी तो किया जाता है टीवी में जाके ईडी की तरफ से, लेकिन आखिरी में लिख दिया जाता है कि बयान जो है वो अभी जांच का विषय है। एक्शन रेट की और कन्विक्शन रेट की अभी अवधेश जी बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि एक्शन रेट जो कार्रवाई हुई 2005 से 2014 के बीच में 93% का एक्शन रेट, जो 2014 से चलिए अनुभव जी, हमारे पास समय की कमी है। तेजेंद्र जी आपसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। तेजेंद्र जी, ऐसा क्यों है जहां पर भाजपा शासित राज्य है वहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती? दिल्ली की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, दोनों जगह ईडी सक्रिय रहती है। देखिए, भाजपा की सत्ता केंद्र में भी सत्ता भी जाने वाली है, और ये सेमीफाइनल का चुनाव है 5 राज्यों का, तो उनको लग रहा है जितना हम राजनीतिक पार्टियों को परेशान करेंगे उतना ही ये लोग कमजोर होंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, भाजपा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी नेताओं को दबाने की कोशिश कर ले, हम उतने ही मजबूती से उभर के आएंगे। और अगर आप ये बताइए कि जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिनको वो रिश्वतखोर कहते हैं, उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और वो फिर पवित्र हो जाते हैं। बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियों को वो चाहते हैं कि उनके बस में आ जाए, उनके दबाव में काम करे। लेकिन तेजेंद्र जी, अगर देखा जाए तो वैसे तो इंडिया गठबंधन होता है, और विधानसभा चुनाव की बात आ रही तो आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का मुद्दा अलग है। छत्तीसगढ़ में चुनाव में हमारा गठबंधन नहीं है। ये विधानसभा को चुनाव है, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चुनाव है। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी पे दबाव करेगी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होगा, तो निश्चित ही हम आवाज उठाएंगे। आज जिस प्रकार से अनुभव जी ने कहा, तेजेंद्र जी हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं लोकसभा के लिए आपका गठबंधन है, विधानसभा के लिए नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो वोटर है वो जरूर कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से अब ईडी एक बार फिर चुनाव से पहले सक्रिय हो गई छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल पर महादेव ऐप को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, ईडी उनसे पूछताछ करे, और सुबह देखा जाए तो किस तरह से भाजपा की ओर से बयान आता है, स्मृति ईरानी यहाँ पर आती है, और कई सवाल जो है महादेव ऐप को लेकर उठाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, केंद्र क्या इसे इलीगल ऐप को बैन कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे चाइनीज ऐप रहे हैं जिससे बैन किया जा चुका है, लेकिन अब इस ऐप को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? और आखिर क्यों भूपेश बघेल की छवि खराब करने का जो प्रयास है चुनाव से ठीक पहले शुरू कर दिया गया, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, जनता इसे किस तरह से देखती है, जनता का क्या मूड होता है, ये आने वाले दिन में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।